कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चाइना के बारे में है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज का डिमांड आजकल बहुत ही ज़्यादा है और कहीं ना कहीं उस डिमांड को देखते हुए जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो भी चाइनीज़ लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। इसी को लेकर हिंदुस्तान के सेवरल यूनिवर्सिटीज़ है जो चाइनीज़ लैंग्वेज में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ वगैरह कराती है। तो उसी पर्सपेक्टिव में जेएनयू भी जो चाइनीज़ लैंग्वेज से ग्रेजुएशन कराता है, एमयू भी कराता है। तो अगर आप जेएनयू, एमयू के फॉरेन लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और कहीं ना कहीं इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम पे लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जो भी फैक्चुअल चीज़ें चाइना के बारे में, कि अगर हम चाइना का ऑफिशियल नाम के बारे में बात करते हैं तो जो ऑफिशियल नाम है चाइना का वह है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कैपिटल जो है वो है बीजिंग में, लार्जेस्ट सिटी जो है वो है शंघाई। तो ये बीजिंग है, वहाँ पे चाइना का कैपिटल जो है वो बीजिंग में है। करेंसी जो है वो रेनमिंबी है या उसको हम युआन के नाम से भी जानते हैं। कंटिनेंट जो है वो एशियन कंटिनेंट में चाइना वाक़ है। चाइना इज़ प्रेजेंट इन ईस्ट एशिया, और अभी जो चाइना वाक़ जो है वो ईस्ट एशिया में, एशिया का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, वाक़ है, स्थित है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो चाइना ही है। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चाइना में ही है, नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड में। इसी के साथ साथ फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया वाइज। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो एरिया वाइज चाइना का जो रैंकिंग है वो 4th नंबर पे है। सबसे नंबर 1 पे रशिया है, देन कनाडा, उसके बाद से यूएसए और चाइना है। यूएसए और चाइना के बारे में कन्फ्लिक्ट भी है, कभी कभी कुछ ही का डिफरेंस है। तो कभी कभी चाइना का कुछ लोग तीसरे नंबर पर मान लेते हैं और यूएसए को चौथे नंबर पे, या इसी के साथ साथ वाइस वर्सा भी ये हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो अप्रोक्स, अगर हम चाइना के पॉपुलेशन की बात करें अभी, तो 1 अरब 44 करोड़ के अप्रोक्स है वहाँ पे पॉपुलेशन, और एरिया जो है वो 9,59,000 के अप्रोक्स है। अगर हम बात करेंगे कि तो 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर का ये है। तो जो सबसे बड़ा फिगर है वो आप याद रखिएगा 95 लाख है, और उसके बाद से 96,000 है, तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो चाइना का है वो है चाइनीज़ मंदारिन, और इसका जो डायलेक्ट है वो है मंदारिन डायलेक्ट। तो ये याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ मंदारिन और डायलेक्ट जो है वो है आपको चाइनीज़ मंदारिन डायलेक्ट। स्क्रिप्ट जो है वो है सिनो तिब्बतन स्क्रिप्ट है। ये मोटो जो वहाँ का है, चाइना का है, वो है सर्व द पीपल और सर्विस फॉर द पीपल। नेशनल डे जो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है वो 1 अक्टूबर को 1 वीक सेलिब्रेशन होता है ये, और उसी दिन को वहाँ पे नेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। रिलीजन का अगर वहाँ पे तनासुब देखेंगे तो अप्रोक्स 74% जो है वो किसी भी धर्म में यकीन रखने वाले नहीं हैं। 18.5% के अप्रोक्स जो है वहाँ पे बुद्धिज़्म धर्म को मानने वाले हैं। 5.2% जो है वो क्रिश्चियन है, और इसी के साथ साथ 6% जो है वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं। अगर हम फ्लैग के बारे में बात करते हैं तो 5 स्टार रेड फ्लैग है वहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे 5 स्टार है, और उसी के साथ साथ जो कलर है वो रेड फ्लैग है। वो एडोप्टेड ऑन 27 सितंबर 1949, और 27 सितंबर 1949 को वहाँ का फ्लैग को एडोप्ट किया गया। डायलिंग कोड जो चाइना का है वो है +86। यूटीसी जो है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम का जो यूटीसी टोटल वहाँ पे जो है वो टोटल 8 है। फाउंडर ऑफ नेशन जो माना जाता है वो डॉक्टर सन यात सेन का माना जाता है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो सबसे पहली मर्तबा 1912 में जो क्रांति आती है, उस क्रांति के मेन जनकदाता या फाउंडर या जिनकी वजह से वो क्रांति आती है 1911-12 का, वो डॉक्टर सन यात सेन की वजह से ही आती है। डेट्स वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो उसकी वजह से उनको जाना जाता है। और कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, बाहर से पढ़ कर आए थे। तो उन्होंने जितने भी मूवमेंट वगैरह चल रहे थे उन तमाम मूवमेंट को उन्होंने बहुत ही क्लोजली देखा था। इस वजह से वहाँ पे भी सक्सेसफुली वो मूवमेंट को चलाने में कामयाब हो गए। अगर अभी के प्रेसिडेंट के हम बारे में बात करेंगे तो जिनपिंग है, जनरल सेक्रेटरी
भी हैं और हेड ऑफ़ द स्टेट भी हैं, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं एंड हेड ऑफ़ द स्टेट भी हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ के जो प्रीमियर है वो है ले की कियांग, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज़ द नेशनल लेजिस्लेचर्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेशनल पीपल कांग्रेस एनपीसी जो है वहाँ का असेंबली है और उसी को बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो वो लेजिस्लेचर है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो लेजिस्लेचर है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जिसको हम एनपीसी के नाम से भी जानते हैं। अगर इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे वहाँ का मोटो के बारे में, तो वहाँ का जो मोटो बेसिकली जो है वो है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इज़ द मार्च ऑफ द वॉलंटियर जो है इज़ द नेशनल एंथम ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, बेसिकली वहाँ का जो नेशनल एंथम है वो है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। और उसी के साथ साथ इसको जो कंपोज करने वाले हैं वो है नियर लेजिस्लेचर। तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ साथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे जो है वो है आपको वन पार्टी सिस्टम है। स्पोर्ट्स वहाँ पे जो है टेनिस है, फुटबॉल है, साइकिलिंग है। एनिमल जो है ज्ञान पांडा, चाइनीज़ ड्रैगन, बर्ड जो है रेड क्राउन क्रेन है। और इसी के साथ साथ इस चाइना के बारे में जब हम बात करते हैं तो 4 इन्वेंशन जो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट के हामिल है। वो 4 क्या क्या है? सबसे पहले कि चाइना ने ही हमें पेपर मेकिंग को कंसेप्ट दिया, प्रिंटिंग का कंसेप्ट दिया, कंपास का कंसेप्ट दिया एंड गन पाउडर को कैसे यूज़ किया जाता है। इन चारों चीज़ों को दुनिया ने चाइना से सीखा है। तो ये दीज आर द 4 ग्रेट इन्वेंशंस विच वर इन्वेंटेड बाय चाइनीज़ पीपल। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ज्योग्राफी ऑफ चाइना। बेसिकली अगर हम चाइना के बारे में बात करते हैं कि चाइना बॉर्डर्स विथ 14 नेशंस। चाइना का जो बॉर्डर है वो 14 कंट्री के साथ टच करता है, मोर देन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट रशिया। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसी कंट्री का बॉर्डर सबसे ज़्यादा कंट्री के साथ शेयर करता है तो वह है रशिया। और रशिया के बाद से जो सेकेंड नंबर पे वो है चाइना। और कौन कौन सी कंट्री है जिसके साथ वो चाइना अपने बॉर्डर को शेयर करता है? वह है वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इंडिया, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान एंड कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो दीज आर द 14 कंट्रीज़ विच आर शेयरिंग इट्स बाउंड्रीज़ विथ चाइना। तो ये याद रखना है। उसी के साथ साथ शेयर्स मेरी टाइम बाउंड्रीज विद साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम एंड द फिलीपींस। और 4 कंट्री के साथ वो अपने मेरी टाइम बाउंड्रीज़ को भी शेयर करता है, जो साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम और फिलीपींस के साथ। बहुत सारे कंट्री के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं और बहुत सारे कंट्री के साथ जो डिस्प्यूट को उन लोगों ने हल भी कर लिया, बहुत सारे कंट्री के साथ उन लोगों ने अभी तक हल नहीं किया है। उसी डिस्प्यूट में एक हिंदुस्तान के साथ चाइना का जो रिलेशन है वो भी है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि अगर वहाँ के रिवर के बारे में बात करते हैं तो द यांगत्जे द लॉन्गेस्ट इन चाइना एंड एवन इन एशिया। यांगत्जे रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है चाइना का, और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो है वो चाइना का और ये एशिया का भी सबसे बड़ा है। इन द 3rd लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में जो है अमेज़न, मिसिसिपी के बाद से जो 3rd नंबर पर जो आता है वो यांगत्जे रिवर ही है। द येलो रिवर मदर रिवर ऑफ चाइनीज़ पीपल, जिसको मदर रिवर बोला जाता है चाइनीज़ पीपल का, येलो रिवर इज़ जस्ट बिहाइंड द यांगत्जे। वो यांगत्जे के जस्ट पीछे ही है, बोथ फॉलोइंग इनटू द पैसिफिक ओशन। और ये दोनों का जो फॉलो है या लास्ट में जो फॉलोइंग करते हुए जाते हैं वो पैसिफिक ओशन तक। किंगाई लेक जो है वो ब्यूटीफुल नेचुरल साल्ट वाटर लेक है वहाँ का, और वो लार्जेस्ट सबसे बहुत बड़ा है, साउथ ईस्ट चाइना में है वो। ठीक है, मोस्ट लेक्स आर फ्रेश वाटर वहाँ पे, जैसे पोयांग लेक है, दांगतिंग लेक है, तैखू लेक है, और ऑल आर फ्रेश लेक्स। इसी के साथ साथ माउंट तैशान, माउंट हुआशान एंड माउंट इमिशान ऑल्सो डिस्प्ले देयर यूनिक ब्यूटी। ये सब माउंट जो है वो चाइना में वाक़ है और जो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं खूबसूरत है। तो ये भी आपको माइंड में लेकर चल। इसी के साथ साथ एक जो चीज़ और याद रखनी है, एक ये है ना कि हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में एलएसी है जिसको हम लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये दिस इज़ द नेशनल डिमार्केशन लाइन डेट सेपरेट्स इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी इन द सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट में, वहाँ पे ये चीज़ें हमें मिलेंगी। तो एलएसी जो है वो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एक बॉर्डर है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है कि कौन कौन एरियाज़ है वो चाइना के पास है और कौन कौन से एरियाज़ जो है वो हिंदुस्तान के पास है। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन में मैकमोहन लाइन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है जो हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान में डिमार्केट करता है। तो ये भी याद रखना है, एलएसी एंड
मैकमोहन लाइन। अब जो फैक्चुअल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि चाइना इज़ अ नेशन विथ एंशियंट कल्चर एंड हेरिटेज। सेवरल डायनेस्टीज रूल्ड चाइना लाइक जिया, शांग, हांग, तांग etc के बहुत सारे एंशियंट कल्चर और हेरिटेज की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जिस तरीके से अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे रोमन सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, हुआंगू सिविलाइजेशन बेसिकली बोलते हैं। जो चाइना के सिविलाइजेशन है उसको हम हुआंगू सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये 4-5 जो थे सबसे पॉपुलर और एंशियंट सिविलाइजेशन माने जाते हैं। तो चाइना में बहुत सारे सेवरल डायनेस्टीज़ ने वहाँ पे रूल किया, और सबसे लास्ट जो डायनेस्टी जी है जिसने चाइना में रूल किया उसको हम किंग डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मांचू डायनेस्टी। मांचू डायनेस्टी रूल्ड चाइना फ्रॉम द पीरियड 1644 टू 1912। मांचू डायनेस्टी, जिसको हम किंग डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं, उसने चाइना में 1644 से लेकर 1952 तक 12 तक हुकूमत करती है, और उसके बाद से डायनेस्टिक रूल जो है वो चाइना से ख़त्म हो जाता है। अब उसी के साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ आपको और याद रखना है चाइना के हिस्ट्री के बारे में, कि चाइना जो है ना वहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है जो आपको याद रखना होगा। उसमें से एक जो है ना फर्स्ट ओपियम वार है, जो 1800, अगर हम बात करेंगे बेसिकली 1839 से लेकर 42 तक ये लड़ाई होती है, और सेकेंड जो है 1856 से लेकर 1860 तक होती है, और ये दोनों लड़ाई जो होती है वो चाइना और इंग्लैंड के दरमियान में लड़ी जाती है। तो ये याद रखना है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ देता है। फर्स्ट ओपियम वॉर की जो पीरियड है वो 1839 से लेकर 42, और सेकेंड ओपियम वॉर की जो पीरियड है वो 1856 से लेकर 60। इसी के साथ साथ वहाँ पे बक्सर रिबेलियन होता है 1898 से लेकर 90 तक, और बेसिकली ये एंटी क्रिश्चियन मूवमेंट होता है। वहाँ पे लार्जर लेवल पे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन होने लगता है, और लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियन सुप्रीमेसी है वो चाइना में हेजेमनाइज पूरी तरीके से न कर दे। इस वजह से चाइना के लोगों ने उनके खिलाफ बगावत किया और बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, जिसको लेकर बक्सर रिबेलियन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और बक्सर रिबेलियन को ह्यूतान मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पीरियड 1898 से लेकर 1900 तक है। इसी के साथ साथ सेकेंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो है चाइनीज़ रेवोल्यूशन, जो 1911-12 में लड़ी जाती है, जिसको हम जिनहाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको वाइडली जो है चाइनीज़ रेवोल्यूशन के नाम पे भी जाना जाता है, जो 1911-12 के दरमियान में लड़ी जाती है। और इसने किंग डायनेस्टी या मांचू डायनेस्टी को पूरी तरीके से वहाँ पे 1 जनवरी 1912 में ख़त्म करके वहाँ पे चाइना को एक रिपब्लिक कंट्री बना देता है। तो ये चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद से वहाँ पे प्रोविजनल रिपब्लिकन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है, और डॉक्टर sun yat-sen को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद से इस प्रोविजनल गवर्नमेंट नानजिंग में इस्टेब्लिश की जाती है, लेकिन एक और वहाँ का रूलर होते हैं युआन शिकाई। वो कहीं ना कहीं डॉक्टर sun yat-sen से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है राष्ट्रपति से हट जाइए और मुझको सदर बना दीजिए। तो डॉक्टर sun yat-sen जो है उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और उसके बाद से युआन शिकाई जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं, जो वहाँ पे पूरे तरीके से वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं 1912 से लेकर 16 तक। और फिर जो है कहीं ना कहीं 1915-16 में आके वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एम्परर भी डिक्लेयर कर दिया। जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए चाइनीज़ रिवोल्यूशन को लाया गया था, उसी चीज़ को दोबारा उन्होंने फिर चाइना में लेकर आ गए। उसके बाद से फिर वर्ल्ड वारलॉर्ड एरा की शुरुआत हो जाती है 1916 से लेकर 1928 तक। चाइना में फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1927 में, और उसी के साथ साथ फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट, जिसको हम KMT के भी नाम से जानते हैं, उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है चाइना में। और फिर 1921 में CPC, जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं, उसको इस्टेब्लिश की जाती है, और सबसे मेन जो रूलर होते हैं वो होते हैं चियांग काई शेक। तो चियांग काई शेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फ्लरिश में, और उनके वजह से कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर सेकेंड यूनाइटेड फ्रंट 1937 से लेकर 41 तक इस्टेब्लिश की जाती है, और फिर कहीं ना कहीं दोनों में कोमिंटांग
कुमिनतांग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में दोनों की बेसिकली जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद पाया जाता है, जिसकी वजह से दोनों लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से 1937 से लेकर 1941 तक जो है, अगर हम पीरियड में देखेंगे तो लार्जर लेवल पे वहाँ पे कहीं ना कहीं सिविल वॉर की स्थिति बन जाती है। और इसी पीरियड में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि सेकेंड सीनो जैपनीज़ वॉर की भी लड़ाई होने लगती है 1937 से लेकर 1945 तक। और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पीरियड होता है, जब जापान जो है कहीं ना कहीं वहाँ पूरी तरीके से एशिया का अक्सर पार्ट पे अपने मोनोपोली को इस्टेब्लिश कर लेता है और चाइना को भी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो बेसिकली ये दोनों लोग अलग हो गए थे, फिर जो है वो दूसरी मर्तबा एक साथ आकर वो काम करते हैं। चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की फिर शुरुआत होती है और उसी के साथ साथ फिर जो है 1949 में जो है चाइना पूरी तरीके से रिपब्लिक हो जाता है। और होने के साथ साथ वहाँ के सबसे पहले जो लीडर होते हैं जिनको हम माओ जेडोंग के नाम से जानते हैं, और माओ जेडोंग जो है उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत आगे लेकर गए। और यहाँ तक कि उनकी हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा ताबनाक भी है, बहुत ही गलत डिसीजन भी उन्होंने लिया और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग मारे भी गए। ख़ास तौर से जब कल्चरल रिवॉल्यूशन आता है चाइना में 1966 में, तो वहाँ पे कल्चर के नाम पर उनको यह मानना था कि हमारे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो भी स्टूडेंट हो, ये भी जो भी चाइना के रहने वाले हो, उन तमाम लोगों को यहाँ के कल्चरल रिवॉल्यूशन को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ फिर हम जिस तरीके से चाहेंगे उनके साथ हम बिहेव करेंगे। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन जो होता है उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इसको ब्लैक मार्क्स जो है बेसिकली अगर हम बात मारेंगे तो बहुत ही गलत तरीके से इसको याद किया जाता है। 1966 से लेकर 1976 तक के जो कल्चरल रिवॉल्यूशन होता है, फिर तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिया जाता है जब वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो ये 1989 का इंसिडेंट तियानमेन स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहीं ना कहीं जून 4th इंसिडेंट या 89th डेमोक्रेसी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1989 में हुआ था, इसी वजह से उसको हम 89th डेमोक्रेसी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल है चाइना के बारे में, चाइना की हिस्ट्री के बारे में, चाइना के ज्योग्राफी के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी के साथ साथ इस PDF को आप कामरान एकेडमिक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।